तो अब हम लोग देख लिए हैं कि इम्पोर्टेंट डिफिनेशन क्या है फंक्शन से रिलेटेड। फंक्शन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिफिनेशन क्या है वो सारा डिफिनेशन को हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। तो अब चलो हम लोग देखते हैं फंक्शन किसको कहते हैं और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज। तो फंक्शन किसको कहते हैं अब इस पर आते हैं, ठीक है। किताब में बहुत लंबा चौड़ा डिफिनेशन लिखा हुआ रहता है, उस डिफिनेशन को पढ़ने का जरूरत नहीं है, उतना स्टैंडर्ड तरीके से लिखने का जरूरत नहीं है। जो फाइनल कंक्लूजन आता है बस उस कंक्लूजन पर हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो फंक्शन किसको कहेंगे, फंक्शन कहे का मतलब क्या है, द यूनिक रिलेशन between independent variable and dependent variable is known as function। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। द यूनिक रिलेशन का मतलब संबंध, ठीक है, किसके किसके बीच में, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो ये अभी बताए थे लास्ट वीडियो में हम लोग देख लिए हैं, ठीक ना। वीडियो एकदम क्रम बाय क्रम देखना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक रिलेशन कहने का मतलब क्या है, इस चीज को समझेंगे। तो पहले तो रिलेशने को समझ लो कि रिलेशन कहे का मतलब क्या। तो जैसे मान लो लिखा हुआ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ। तो यहाँ पर x के बदलने से अगर हम x बराबर 0 लिखते हैं तो y बराबर 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 तो बराबर हो जाएगा 1, यानी कि x बराबर 0 पर y बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x के बदलने से y बदल रहा है, तो दोनों में एक यूनिक रिलेशन है, ठीक है। यूनिक रिलेशन का ये भी मतलब होता है कि अगर x का कोई एक वैल्यू होगा तो उस एक वैल्यू पर y का कोई एक ही वैल्यू होना चाहिए। मतलब x के एक वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू नहीं आना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किसी एक वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई दो वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई दो वैल्यू आता है तो समझो कि वो फंक्शन नहीं है। जैसे कहे के मतलब मान लो कि इसी में अगर x बराबर रहता 0 है ही है, तो x बराबर 0 पर अगर y बराबर 1 भी आता और x बराबर 0 पर मान लो y बराबर 2 भी आता, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग, ठीक ना, इस एक्सप्रेशन को हम लोग फंक्शन नहीं करते। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किसी एक वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई एक ही वैल्यू आना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक रिलेशन। तो यूनिक रिलेशन कहने का मतलब क्या है, तो यूनिक रिलेशन कहने का मतलब है, ठीक है, फॉर वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल there will be one value of one and only one value of dependent variable, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक ना। यानी कि जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोई एक मान पर डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई एक ही मान आना चाहिए, कोई एक ही वैल्यू आना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट के किसी एक मान पर डिपेंडेंट का कोई दो गो मान, कोई तीन गो मान, मतलब एक से अधिक अगर आता है तो समझो कि वो फंक्शन नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ, इससे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़े थे, अभी और जिक्र होगा, देखो, है ना। तो यूनिक रिलेशन का मतलब समझ में आ गया।
अब एक चीज देखो, यहाँ जो ई है, ई एक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वाला और डिपेंडेंट वाला में यूनिक रिलेशन है, तो जहां भी यूनिक रिलेशन वहां क्या होगा, ठीक है, वहां क्या होगा, फंक्शन होगा। यानी कि फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है एक प्रकार का क्या है, रिलेशन है, और रिलेशन को पढ़ा जाता है सेट थ्योरी में। तो अगर पॉइंट का बात बोलेगा तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप का क्या है, रिलेशन है, और ऐसा रिलेशन है जेकरा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक मान के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल का एक ही मान होता है, ठीक ना, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। अब दूसरा चीज देखो, तो दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, तो दूसरा चीज में देख रहे हैं कि यहाँ एग्जांपल है y बराबर x² प्लस x प्लस 1। तो अगर ये फंक्शन है तो ये फंक्शन कब है, जब यूनिक होगा, तो यूनिक है मतलब फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इसमें तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और इसमें तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट भी है। यानी कि किसी एक फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, और कांस्टेंट भी रह सकता है। कांस्टेंट में आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी रह सकता है, और तुम्हारा एबीसीडी वाला भी रह सकता है। यही वाला अगर इस तरह से रहता तो हम बोलते कि यहाँ कांस्टेंट जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला है। यानी कि किसी एक फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तुम्हारा कांस्टेंट भी होता है। यानी कि सीधे सीधे ही बोलो कि किसी एक फंक्शन में वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। यानी कि फंक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग बोलेंगे इन ए फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर प्रेजेंट। मतलब क्या होता है, एक फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, और कांस्टेंट भी होता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि मतलब फंक्शन कहते किसको हैं। फंक्शन एक प्रकार का यूनिक रिलेशन है, ठीक ना। एक फंक्शन में क्या क्या रहता है, ठीक ना। जब तक फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, समझो कि फंक्शन का निर्माण होगा ही नहीं। तो फंक्शन का निर्माण करने के लिए, फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यही तीन चीज का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कांस्टेंट का भी परिभाषा देखे, वेरिएबल का भी परिभाषा देखे, इसीलिए देखे थे, ठीक ना। तो जो पढ़ रहे हैं पीछे वो काम का ही चीज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर y डिपेंड कर रहा है x पर, y डिपेंड कर रहा है x पर, तो y फंक्शन हो गया x का। y फंक्शन किसका हो गया, x का। x के बदलने से अगर y बदल रहा है, मतलब y डिपेंड कर रहा है x पर, यानी कि हेयर यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हेयर y is depending on x, full stop. It means y is a function of x। मतलब y जो हो गया x का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पर। अगर x डिपेंड करता y पर तो x फंक्शन हो जाता y का, लेकिन यहाँ पर y डिपेंड कर रहा है x पर,
और लगभग सब क्वेश्चन में y डिपेंड करेगा x पर, इसलिए दिमाग में बैठा ही लो, ठीक ना। तो अब y जो है x का फंक्शन है, तो ये एक नाम हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे दिस फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो y बराबर f ऑफ x। अगर कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y बराबर f ऑफ x। इसको पढ़ेंगे क्या, इस तरह से अगर लिखा हुआ तो इसको पढ़ना है f ऑफ x। फुल फॉर्म क्या हो गया, तो फंक्शन ऑफ x, फुल फॉर्म हो गया फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x कौन है, तो फंक्शन ऑफ x बराबर y। फंक्शन देखो, इसको पढ़ो फंक्शन ऑफ x, है ना। मतलब समझने के लिए दिमाग रखो कि एक का मतलब फंक्शन, आई ब्रैकेट का मतलब ऑफ, आई x, आई ब्रैकेट का मतलब ये मत फिर से बोलना कि ऑफ, ये खाली याद रखने लगे बोल रहे हैं। फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x के बराबर कौन है, y, यानी कि y हो गया फंक्शन, मतलब y हो गया x का फंक्शन, ठीक ना। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, y बराबर फंक्शन ऑफ x। तो किसी भी फंक्शन को y बराबर f ऑफ x से भी हम दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करे का मतलब दर्शाना होता है, प्रदर्शित करना होता है, ठीक ना। या किसी भी फंक्शन को y बराबर g ऑफ x, तो f का मतलब फंक्शन था तो g का मतलब गधा, ऐसा नहीं है। फंक्शन का नाम f था, यहाँ पर फंक्शन का नाम g है। कुछ भी फंक्शन का नाम हो सकता है ना। तो y बराबर h ऑफ x, तो यहाँ पर f मतलब फंक्शन सुटेबल हो जा रहा था, अब g मतलब तो गधे सुटेबल हो रहा है कि नहीं। h का मतलब, ठीक है, h का मतलब तुम लोग अपने से तय करो, लेकिन रियल में h रहे चाहे g रहे या f रहे, ठीक है, वो फंक्शन का नाम है। तो कोई भी सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y बराबर h ऑफ x बोलेंगे, y बराबर g ऑफ x बोलेंगे, y बराबर f ऑफ x बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन को हम लोग दर्शाते हैं। तो ये पहले पढ़ने आना चाहिए, ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, ये h ऑफ x है। इसको हम ऑफ बोल रहे हैं तो ये मत सोचना कि एकरा का बोलेंगे, इसको ऑफ बोल रहे हैं तो ये मत सोचना कि एकरा का बोलेंगे, इसको ऑफ बोल रहे हैं तो ये मत सोचना कि इसको का बोलेंगे। ये ऑफ है नहीं, बस याद रखने के लिए, समझाने के लिए इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो और कोई चीज देख लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन का मतलब अब समझ में आ गया है। कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ पर लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है y बराबर x प्लस 1 बटे x माइनस 5, और यहाँ पर लिखा हुआ y बराबर x के 7 प्लस 1 बटे x प्लस 2, इस तरह से लिखा। तो देखो ये भी एक फंक्शन है, वो भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो तुम सोच के देखो कि अब तुमको मन में अगर ये बैठल रहे कि फंक्शन को लिखते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं y बराबर f ऑफ x, अब बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। अगर तुम एकरो यही लिखेगा y बराबर f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 लिख देता है, अगर तुम एकरो में यही लिख देगा कि y बराबर f ऑफ x बराबर, ठीक है, x प्लस 1 बटे x माइनस 5 लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया y बराबर f ऑफ x बराबर x के पावर 7 प्लस 1 बटे x प्लस 2, यही लिख दिया। तो सब जगह एक ही सिंबल यूज करेगा तो कंफ्यूजन होगा, है ना। यहाँ f वाला सिंबल यूज कर दिए, तो यहाँ हम क्या यूज कर लेंगे, मान लो कि g वाला सिंबल यूज कर लेंगे, फंक्शन का नाम अलग दे देंगे। जैसे ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, तो नाम भी हम अलग कर दे रहे हैं, है ना। इस फंक्शन को हम h ऑफ x कर दे रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन को p ऑफ x कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, या कैपिटल F में कर दे रहे हैं, कोई भी नाम दे दे रहे हैं। तो नाम अलग अलग हो सकता है, सब नाम में f ही लिखल रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल देना है
कि जब भी फंक्शन का नाम लिखल रहेगा तो एफ ए लिखल रहेगा खाली, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो y और x के बीच में जो फंक्शन है उसका नाम है f of x, y और x के बीच में जो फंक्शन है उसका नाम है g of x, y और x के बीच में फंक्शन है उसका नाम है h of x, y और x के बीच में फंक्शन नाम है उसका नाम है कैपिटल F of x। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कहते किसको हैं, एक फंक्शन में कौन कौन रहता है, उस फंक्शन को हम कैसे उसका नाम को लिखते हैं। ठीक ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इन कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एबीसीडी वाला कांस्टेंट, सब का मतलब समझ में आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन के क्वेश्चन पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सेकंड सेमेस्टर का मैथ को धजिया उड़ा देंगे, तो एकदम सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, मेरा भी मोटिवेशन बनल रहेगा और हम भी कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे। ठीक ना, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास, है ना, कोई पैसा दे के पढ़ने का सेकंड सेमेस्टर जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरा पूरा कोशिश है कि फर्स्ट सेम सेकंड सेम का लगभग चीज को धीरे धीरे करके पूरा यूट्यूब पर छोड़ दें, ताकि बच्चा को फर्स्ट सेम सेकंड सेम में ट्यूशन पढ़ना ही नहीं पड़े। ठीक है, अगर ट्यूशन पढ़े तो सिर्फ ब्रांच पेपर से मतलब ट्यूशन पढ़े। ये मेरा एक ऐसा इंस्पिरेशन है, लेकिन ऐसा हम कर पाएंगे जब तुम लोग का सपोर्ट होगा। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक ना, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और झारखंड पॉलिटेक्निक के हर कॉलेज तक, हर बच्चा तक ये वीडियो जाए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।